हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो सुनो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के सैम्पल पेपर को, जो कि सीबीएसई ने 2024 में होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए रिलीज करा है। तो इस सैम्पल पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सैम्पल पेपर में जो है 5 सेक्शंस है और पांचों ही सेक्शंस को जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको इसके आंसर की जो है सीबीएसई की साइट पर मिल जाएगी, तो आप लोग वहां पर डाउनलोड करके आंसर देख सकते हैं। लेकिन जो आंसर्स हैं वो क्यों आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, ये चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए सारे क्वेश्चंस को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। जल्दबाजी में जो मैं यहाँ पे वीडियो नहीं बनाऊंगा। 5 पार्ट में जो है सैम्पल पेपर को हम डिस्कस करेंगे। हर पार्ट में जो है इस सैम्पल पेपर का एक सेक्शन हम कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में जो हम इस सैम्पल पेपर का सेक्शन ए डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, जो वीडियोज रहेंगी इस सैम्पल पेपर की, उनको आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सैम्पल पेपर होता है उससे एक आइडिया लग जाता है कि जो आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस तरीके का आएगा, किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस सैम्पल। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, इन अ टेबल इन MySQL डेटाबेस एन एट्रीब्यूट ए ऑफ डेटा टाइप varchar 20 हैज वैल्यू केसब। मतलब कि MySQL डेटाबेस के अंदर एक टेबल है जिसमें कि एक एट्रीब्यूट है ए नाम से, जिसका डेटा टाइप है varchar 20 और इसकी जो वैल्यू है वो केसब है। इसके बाद में बोला है कि उसी में जो है दूसरा एट्रीब्यूट है बी नाम से और इसका डेटा टाइप है कैर 20 और इसकी वैल्यू है मीनाक्षी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कितने कैरेक्टर जो हैं जो एट्रीब्यूट ए है और एट्रीब्यूट बी है ये ऑक्यूपाई करेंगे। मतलब कि दोनों का डेटा टाइप अलग है, एक का है कैर और दूसरे का है वैरकर। तो आपको ये बताना है कि कितने कैरेक्टर जो हैं ये दोनों ही एट्रीब्यूट ऑक्यूपाई करेंगे, ये चीज़ आपको बतानी है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही होगी कि एट्रीब्यूट क्या होता है। तो मैंने आपको जो है डेटाबेस वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि एट्रीब्यूट का मतलब होता है कॉलम से। कॉलम बोल दीजिए, एट्रीब्यूट बोल दीजिए या फील्ड बोल दीजिए, ये तीनों जो नेम है वो एक ही चीज़ के होते हैं। तो सिंपल सा मतलब है यहाँ पे कॉलम से, जो एट्रीब्यूट है उसका मतलब है कॉलम से। तो कॉलम ए है, कॉलम बी है, जिसका की डेटा टाइप है कैर और एक का डेटा टाइप है वैरकर, और दोनों के अंदर साइज दे रखा है 20। तो देखिए, इसके आंसर की अगर हम बात करें, पहले तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है 26, ऑप्शन बी में दे रखा है 6 एंड 20 और ऑप्शन सी में दे रखा है 9,6 और ऑप्शन डी में दे रखा है 6,9। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें वैरकर डेटा टाइप की, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको ऑलरेडी। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देख रखे होंगे तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा और क्यों होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिन बच्चों ने भी अगर वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए, वैरकर डेटा टाइप जो होता है, इसमें होता क्या है, जितने कैरेक्टर का डेटा जो है आप कॉलम में टाइप करते हैं उतने ही कैरेक्टर जो है क्या करता है, वो कॉलम ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि यहाँ पे बोला इसकी वैल्यू क्या है, केसब। तो केसब में कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 कैरेक्टर का ही स्पेस क्या होगा, ये कॉलम ऑक्यूपाई करेगा। कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं, ए वाले कॉलम की। तो यहाँ पे ए के अंदर कितने कैरेक्टर हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। जो बी वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ किस तरीके से ये आंसर आ रहा है। तो ए वाले कॉलम में तो आपका 6 कैरेक्टर चला जाएगा। अब अगर हम बात करें बी वाले कैरेक्टर की, तो बी वाले कैरेक्टर में इन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो डेटा टाइप डिफाइन कर रखा है वो है कैर और इसका साइज दे रखा है 20। अब यहाँ पे वैल्यू टाइप करिए मीनाक्षी। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए, जो मीनाक्षी है कितने कैरेक्टर का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैरेक्टर का है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे 9 वाले ऑप्शन को मार देंगे, मतलब कि 6 और 9 इसको मार देंगे। तो ये ऑप्शन गलत है, ये आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, जो बी वाला कॉलम है ये 20 कैरेक्टर ही लेगा। क्यों लेगा 20 कैरेक्टर, ये इसलिए लेगा क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि कैर डेटा टाइप क्या करता है, जितने आपने जो है यहाँ पे एंटर कर दिया कैरेक्टर, वहां तक तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन उसके बाद ये क्या करता है, स्पेस लगा देता है। मतलब जो आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया एक बार कॉलम का साइज, उतने ही कैरेक्टर का स्पेस ये जो है उस कॉलम में लेगा। चाहे आप एक ही कैरेक्टर क्यों ना एंटर करें, चाहे 2 कैरेक्टर क्यों ना एंटर करें, एंटर कितने कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, ये साइज पूरा का पूरा कंज्यूम करता है। अगर आपने 20 लिख दिया तो मतलब कि 20 कैरेक्टर ही वहां पे स्पेस जाएगा। तो इस तरीके से जो है कैर डेटा टाइप वर्क करता है। वैरकर में ऐसा नहीं होता है। वैरकर में आपने डिफाइन कुछ भी कर रखा हो, लेकिन जितने टाइप करेंगे उतना ही स्पेस वो आपका उस कॉलम में लेगा, या फिर आप कह सकते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि जो बी ऑप्शन है वो किस तरीके से करेक्ट आंसर यहाँ पे है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब कि यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है, तो इसका जो है आपको आउटपुट बताना है कि जब इसको जो है पाइथन में एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा। तो ऑप्शंस आपके सामने इस तरीके से दे रखे हैं, इनमें से जो है कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अभी जो है किस तरीके से आंसर होगा, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ये एक्सप्रेशन है दिया हुआ, और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए जो है आपको पहले ऑपरेटर की प्रायोरिटी के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से ऑपरेटर की प्रायोरिटी क्या होती है और उनकी एसेसिबिलिटी क्या होती है। तो ये चीज़ अगर आपको क्लियर है तो बहुत आसानी से जो है आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है इसका ये आंसर आएगा।
तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें हाईएस्ट प्रायोरिटी की तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की, और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर जो है वो 2 बार आया है। तो जब भी एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर जो है एक से ज़्यादा बार आता है तो जो है हम क्या करते हैं, इसकी एसोसिएबिलिटी को फॉलो करते हैं, और इसकी एसोसिएबिलिटी होती है राइट टू लेफ्ट, मतलब कि पहले राइट वाले को इवैल्यूएट करेंगे, मतलब कि ये वाला पार्ट पहले इवैल्यूएट होगा और उसके बाद में ये पार्ट इवैल्यूएट होगा। तो चलिए बात करते हैं। तो जब इसको इवैल्यूएट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8, मतलब कि जो एक्सप्रेशन बनेगा वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। यहाँ एक्सप्रेशन हो जाएगा 3 - 2 डबल स्टार जो कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है, फिर आ जाएगा 8 क्योंकि जो राइट वाला पार्ट है उसको सॉल्व कर लिया है, फिर आएगा आपका प्लस 99 डिवाइड बाय 11। ये एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन में जो है ये वाला पार्ट इवैल्यूएट होगा, तो यहाँ पे जो है इसको इवैल्यूएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका बन जाएगा 256, मतलब कि जो एक्सप्रेशन बनेगा वो आपका बन जाएगा 3 - 256 प्लस 99 डिवाइड बाय 11। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब यहाँ पे इसके बाद में इवैल्यूएट होगा ये वाला पार्ट, क्योंकि जो डिवीजन ऑपरेटर है इसकी जो प्रायोरिटी होती है वो प्लस और माइनस से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जब इस वाले पार्ट को इवैल्यूएट करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, देखिए मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे एक्सप्रेशन बन जाएगा अब आपका 3 - 256 प्लस 9, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्लस और माइनस दोनों की जो है सेम प्रायोरिटी होती है, तो जब सेम प्रायोरिटी होती है तो हम क्या करते हैं, एसोसिएबिलिटी को फॉलो करते हैं। तो इनकी एसोसिएबिलिटी की अगर हम बात करें तो इनकी होती है लेफ्ट टू राइट, मतलब कि पहले लेफ्ट वाले को इवैल्यूएट करेंगे और फिर जो हम राइट वाले को इवैल्यूएट करेंगे। तो यहाँ पे पहले ये वाला पार्ट इवैल्यूएट करेंगे, मतलब कि 3 में से माइनस करेंगे 256, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 253। इस तरीके से जो है यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद में बचा यहाँ पे प्लस एंड 9, तो जो 9 है इसको यहाँ पे प्लस करेंगे और प्लस करेंगे तो ये आपका बन जाएगा कितना, माइनस का 244। ये इस तरीके से आपका हो जाएगा और 0.0 आएगा। क्यों आएगा 0.0, क्योंकि यहाँ पे जब डिवीजन हुआ है तो यहाँ पे आया है आपका 9.0, यहाँ पे देखिए आपका 0 रहेगा और यहाँ पे भी 0 रहेगा, क्योंकि जो डिवीजन ऑपरेटर होता है वो आपको फ्लोट में वैल्यू देता है, तो इसीलिए यहाँ पे 9.0 आएगा और यहाँ पे भी 9.0 है। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू बन जाएगी। और देखिए कुछ बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे इस वाली वैल्यू में 9 को प्लस करा तो ये किस तरीके से माइनस का 244 हो गया। तो देखिए जब भी ऐसा केस होता है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दे रखी होती है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है, मतलब कि माइनस का जो 253 है इसमें से 9 को लेस कर देंगे तो जो आपकी वैल्यू बनेगी वो आपकी इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी। चाहे तो जो आप इसको चला के भी देख सकते हैं, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो इसीलिए जो सी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में भी जो है यहाँ पे आपसे पूछा गया है आउटपुट, मतलब कि ये जो कोड दे रखा है इसका आउटपुट पूछा गया है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ये स्ट्रिंग है, एस के नाम से स्ट्रिंग है जिसके अंदर है पाइथन इज फन। फिर यहाँ पे एल के नाम से वेरिएबल लिया है और इसमें देखिए क्या करा है, एस डॉट स्प्लिट करा है। और स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है इसको क्या करेगा, एक लिस्ट में कन्वर्ट करके इस एल वाले वेरिएबल के पास रख देगा। मतलब जो लिस्ट बनेगी वो किस तरीके से आएगी, मैं यहाँ पे देखिए लिख देता हूँ। एल वाला जो वेरिएबल है इसके पास में जो है लिस्ट कुछ इस तरीके से आएगी, पाइथन आएगा, फिर आपका आएगा इज, फिर आएगा यहाँ पे फन। इस तरीके से जो लिस्ट होगी वो एल वाले वेरिएबल के पास चली जाएगी। क्यों चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो स्प्लिट क्या करेगा, स्पेस से जो है स्प्लिट कर देगा, क्योंकि जहाँ पे भी आप स्प्लिट मेथड लगा देते हैं ये जो है लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग को। और बाय डिफॉल्ट जो है किससे स्प्लिट करता है, ये स्पेस से स्प्लिट करता है। अगर आप यहाँ पे कोई भी लेटर देते तो उससे स्प्लिट करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, जहाँ जहाँ भी स्पेस होगा वहाँ से स्प्लिट करके एक लिस्ट बना के इस एल वाले वेरिएबल के पास में रख देगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इस तरीके से लिस्ट आपकी एल वाले वेरिएबल के पास चली जाएगी। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पे एसन्यू के नाम से एक वेरिएबल है और इसमें बोला है कि आप ज्वाइन करो, किसको ज्वाइन करो, हाइफन के साइन को ज्वाइन करो। ज्वाइन मेथड लगाया है और बोला है यहाँ पे कि जो एल है उसके 0 इंडेक्स को क्या करो, अपर कर दो। और 0 इंडेक्स पे क्या है, पाइथन है, मतलब पाइथन को कैसा कर दो, कैपिटल में कर दो। तो कैपिटल में हो जाएगा पूरा पाइथन और फिर जो है हाइफन ज्वाइन हो जाएगा उस पाइथन के बाद में। इसके बाद में यहाँ पे कॉमा लगाया है, फिर बोला है कि जो एल का 1 इंडेक्स है उसमें भी ज्वाइन करना है हाइफन को, और एल के 2nd इंडेक्स में भी जो है हाइफन को ज्वाइन करना है। जो यहाँ पे ज्वाइन ऑपरेटर है इसको ज्वाइन करना है, लेकिन जो 2nd इंडेक्स होगा उसको क्या करना है, आपको कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज का मतलब होता है फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो जो फन है इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। जो इज है ये आपका ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट इंडेक्स है इसमें कुछ भी करने के लिए नहीं बोला गया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेपरेटर को ज्वाइन करा गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। देखिए जो पाइथन आ रहा है वो कैपिटल में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0 इंडेक्स में बोला है इसने कि अपर में कर दो, तो अपर में कर दिया है। और यहाँ पे देखिए हाइफन का जो साइन है वो ऐड
हो गया है। फिर यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स में जो है कुछ भी करने को नहीं बोला है तो ये एज आ गया है, फिर यहाँ पे हाइफन ऐड हो गया है। और सेकंड इंडेक्स को जो है कैपिटलाइज करने के लिए बोला था तो यहाँ पे देखिए कैपिटलाइज हो गया, मतलब कि जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में आ रहा है, बाकी पूरा स्मॉल में आ रहा है। तो जो बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है माई स्कूल के डेटाबेस में अगर एक टेबल है जिसका नाम है अल्फा, उसकी डिग्री है 5 और कार्डिनलिटी है 3, और दूसरी टेबल है बीटा के नाम से जिसकी डिग्री है 3 और कार्डिनलिटी है 5, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसकी न्यू डिग्री और कार्डिनलिटी क्या होगी अगर इन पे हम अप्लाई कर दें कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब कि जो अल्फा है और बीटा है इन दोनों पे अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई कर दें तो क्या होगा, तो इनकी न्यू डिग्री और कार्डिनलिटी क्या बनेगी, ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए जब भी दो टेबल पे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं तो जो कॉलम होते हैं दोनों टेबल के वो तो आपके क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, और जो रो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टेबल की डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो कितने कॉलम है यहाँ पे, 5 कॉलम है। कौन सी वाली टेबल की बात कर रहे हैं, अल्फा वाली टेबल की, मतलब कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 5 हैं, और बीटा वाली टेबल की डिग्री क्या है, 3, मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम जो है 3 है। तो ये जो है आपके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, मतलब कि 5 और 3 कितना हो गया, 8। तो यहाँ पे देखिए 8 मिल रहा है बी वाले ऑप्शन में, मतलब कि जो यहाँ पे डिग्री बनेगी वो 8 बनेगी। अब अगर हम बात करें कार्डिनलिटी की तो देखिए पहले वाले की कार्डिनलिटी है 3 और दूसरे वाले की कार्डिनलिटी है 5। तो यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 × 3 का मतलब हो गया 15, मतलब कि यहाँ पे जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कार्डिनलिटी न्यू बनेगी वो आपकी 15 बन जाएगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो आपको जहाँ पे ये दो टेबल है और वहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई किया जा रहा है तो आपको क्या करना है, जो आपके कॉलम होंगे उनको प्लस कर देना है और जो रो होंगी उनकी मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। मतलब कि डिग्री को आपको ऐड कर देना है और कार्डिनलिटी को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको जो है आंसर मिल जाएगा। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रिया को जो है अपने मोबाइल फोन से जो है अपने लैपटॉप में पिक्चर्स को ट्रांसफर करना है और इस काम को करने के लिए उसने क्या करा, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज करा, मतलब कि दोनों डिवाइसेस को जो है ब्लूटूथ की हेल्प से कनेक्ट कर दिया। तो आपको बताना है यहाँ पे जो नेटवर्क फॉर्म हो रहा है वो किस टाइप का नेटवर्क फॉर्म होगा। तो ऑप्शन ए है पैन, बी है लैन, सी है मैन और डी है बैन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैन। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आप जो है अपने मोबाइल फ़ोन को लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं, चाहे वो डेटा केबल से करें चाहे वो ब्लूटूथ की हेल्प से करें, वहाँ पे क्या होता है, पैन नेटवर्क फॉर्म हो जाता है। या दो मोबाइल फ़ोन के बीच में आप डेटा ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पे भी जो है पैन नेटवर्क ही फॉर्म होता है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा पैन नेटवर्क। मुझे लग रहा है आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इस क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिलीट की वैल्यू पेयर फॉर की इक्वल रेड फ्रॉम डिक्शनरी D1। मतलब कि सिंपली आपको बताना है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखे हैं तो इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट जो है वो उस की वैल्यू पेयर को डिक्शनरी डी से जो है डिलीट कर देगा जिसकी वैल्यू रेड है। तो इस काम को करने की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है डिलीट D1 रेड, तो ये आपका गलत हो जाएगा। डिलीट के नाम से जो है कोई भी कीवर्ड नहीं होता है। बी की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है डेल D1 रेड, तो बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है क्योंकि मैंने जो है आपको डेल कीवर्ड पढ़ाया था जिसका काम यही होता है कि कोई भी आप पर्टिकुलर की को डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, उसमें जो है उस की को डिफाइन कर देंगे और डेल कीवर्ड लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो की वैल्यू पेयर है ये पूरा डिलीट हो जाएगा। बाकी ये वाला होगा नहीं क्योंकि डॉट लगा के इसको यूज नहीं करते हैं, और ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी देखिए डॉट लग रहा है और यहाँ पे डिक्शनरी का नाम भी पहले लिख दिया है। तो इसीलिए जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जो कि क्वेश्चन नंबर 8। तो इस क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आउटपुट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। मतलब कि यहाँ पे जो है कोड दे रखा है तो इसका भी जो है आपको आउटपुट बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं तो आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सा आउटपुट जो है इस कोड से आएगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए कोड में प्राइड के नाम से एक वेरिएबल है जिसके अंदर क्या है, एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है और फिर जो है इस स्ट्रिंग को प्रिंट करा गया है और प्रिंट कैसे करा गया है, स्लाइस करके करा गया है। मतलब कि स्टार्टिंग की गई है -2 से, फिर बोला है यहाँ पे कि आपको स्लाइस करना है सेकंड इंडेक्स तक जो कि आपका पॉजिटिव इंडेक्स है, और इसके बाद में बोल रखा है कि यहाँ पे -2 की आपको स्टैपिंग भी करनी है। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से यहाँ पे देखिए आंसर आएगा। तो सबसे पहले जो स्ट्रिंग है इसके इंडेक्सिंग को समझ लेते हैं। इसकी इंडेक्सिंग की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से इंडेक्सिंग रहेगी। देखिए यहाँ पे जो है मैंने स्ट्रिंग को इस तरीके से लिख दिया है, पहले हैश है, जी है, 2 है, 0 है, स्पेस है। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया है
जिससे कि मैं जो है आपको इंडेक्सिंग को प्रॉपर तरीके से समझा सकूं। तो इसके इंडेक्सिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंडेक्सिंग हो जाएगी। देखिए हैश को मिलेगा 0 इंडेक्स, जी को मिलेगा 1 इंडेक्स, 2 को मिलेगा सेकंड इंडेक्स, 0 को मिलेगा 3 इंडेक्स। तो इस तरीके से जो यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो जाएगी, जो कि मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इंडेक्सिंग मिलती है, 0 से स्टार्ट होती है और जहां तक स्ट्रिंग जा रही है वहां तक जो है आपको स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग जो है इस तरीके से कर देनी होती है। इसके अलावा जो स्ट्रिंग होती है इसको नेगेटिव इंडेक्सेस भी मिलते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देख रखे होंगे तो वहां पे आपको पता होगा, ये चीज मैंने एक्सप्लेन करी थी आपको स्ट्रिंग वाले चैप्टर में, जब मैंने आपको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पढ़ाया था तो वहां पे जो है ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं। तो नेगेटिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से मिलेंगे। नेगेटिव इंडेक्स जो होते हैं वो राइट साइड से मिलते हैं। बाई को मिलेगा -1, सी को मिलेगा -2 और इसी तरीके से जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है इंडेक्सेस आप देते चले जाएंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि -2 से स्टार्ट करो, मतलब कि इस वाले इंडेक्स से जो है आपको स्लाइस करना स्टार्ट करना है। तो पहली वैल्यू जो आएगी वो सी आएगी, क्योंकि यहाँ पे -2 इंडेक्स पे जो है सी है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा और देखिए स्लाइसिंग करते टाइम जो भी स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं वो भी जो है आपकी स्लाइस होती है, मतलब कि आउटपुट में ये भी आएगा, सी भी आउटपुट में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद उन्होंने बोला है स्लाइस कहाँ तक करना है, सेकंड इंडेक्स तक, जो कि पॉजिटिव है। तो सेकंड इंडेक्स की अगर हम बात करें तो सेकंड इंडेक्स पे देखिए 2 है, मतलब कि यहाँ तक जो है ये स्ट्रिंग स्लाइस होगी। तो इसके बीच में ही जो है आपको वैल्यूज देखने को मिलेंगी और ये वाली जो वैल्यू है वो आउटपुट में नहीं आएगी। जब भी आप स्लाइस करते हैं तो यहाँ पे जो भी स्टॉप वैल्यू देते हैं वो आपकी स्लाइस नहीं होती है, मतलब कि वो आउटपुट में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे बोला है -2 की आपको क्या करनी है, स्टैपिंग करनी है। तो चलिए बात करते हैं आउटपुट की। तो देखिए -2 पे क्या है, सी, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है तो पहले सी आएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, सी आ गया। इसके बाद में स्टैपिंग है -2 की, तो नेक्स्ट वाला जो है आपका प्रिंट नहीं होगा, मतलब कि एक को छोड़ के अगले वाले पे चले जाएगा। फिर आएगा आपका ई, यहाँ पे जो है ई आ जाएगा, फिर डी को छोड़ेगा, फिर आई पे जाएगा सीधे, तो यहाँ पर आई देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद में जो है एस को छोड़ेगा और ई पे चला जाएगा, फिर आपको यहाँ पे ई देखने को मिलेगा। देन आर को छोड़ेगा और पी को प्रिंट करेगा, मतलब कि जो कैपिटल पी है वो आपको देखने को मिलेगा। जो स्पेस वाला इंडेक्स है इसको छोड़ेगा और ये आपका चला जाएगा 0 वाली वैल्यू पे, मतलब कि 0 आपका प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो बी का ऑप्शन है वो मैच कर रहा है, मतलब कि ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। इसका आउटपुट जो है ये आपको देखने को मिलेगा और ये किस तरीके से आ रहा है ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड गिव एन एरर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड, मतलब कि यहाँ पे कोड लिखा हुआ है तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे एरर देगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है एरर देगा। तो चलिए बात करते हैं। देखिए यहाँ पे टप के नाम से क्या है, एक टपल बना हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए कैसे पता चला हमें एक टपल है, क्योंकि यहाँ पे पैरेंथेसिस लगी हुई हैं। ये मत सोच लेना कि यहाँ पे टप लिखा हुआ है तो इसलिए टपल है। आपको जो हमेशा यहाँ पे ब्रैकेट से आइडेंटिफाई करना है कि टपल है या नहीं है। हो सकता है यहाँ पे टपल लिख दे और ब्रैकेट यहाँ पे लिस्ट की लगी हुई हो, तो उस केस में आपको लिस्ट कंसीडर करना होगा, टपल कंसीडर करना नहीं होगा। तो हमेशा जो है यहाँ पे जो ब्रैकेट होती है, पैरेंथेसिस होती हैं, उसी से पहचान करते हैं हम कि ये टपल है या लिस्ट है। तो टपल में जो है पैरेंथेसिस होती है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये टपल है, टप के नेम से। फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट में जो है इसको प्रिंट करा है, तो मतलब कि स्टेटमेंट 1 जो है ये आपका करेक्ट है, इसमें कोई एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो टपल है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की। तो इसमें इन्होंने बोला है कि टपल 2 का जो 3 इंडेक्स है उसमें 50 प्लस करके जो है उसको प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे भी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो वैल्यू है थर्ड इंडेक्स पे इसमें 50 प्लस हो जाएगा और वो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू में 50 प्लस करके प्रिंट कराया जा रहा है। तो स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं थर्ड वाले स्टेटमेंट की। तो इसमें देखिए मैक्स फंक्शन लगा हुआ है और टपल को अंदर डाल दिया है, तो यहाँ पे भी ये करेक्ट है, इसमें भी आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपकी प्रिंट हो जाएगी टपल में से। बात करते हैं स्टेटमेंट 4 की। तो ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो टपल का 4 इंडेक्स है उस पर क्या करो 80 डाल दो। तो टपल के 4 इंडेक्स पे जो है आप 80 नहीं डाल सकते, क्योंकि जो टपल होता है वो इम्यूटेबल होता है, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। जो टपल आपने एक बार डिफाइन कर दिया है उसकी वैल्यू वही रहेंगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा स्टेटमेंट 4, मतलब कि जो डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे बोला है कि आपको जो यहाँ पे पॉसिबल आउटपुट को बताना है, जो कि यहाँ पे एक कोड दे रखा है, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद में मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो है आपको रैंडम मॉड्यूल के जो फंक्शन है रैंडेंट और रैंड रेंज, उसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो फंक्शन है वो क्या करते हैं। और इन फंक्शंस पे जो है मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है कि ये फंक्शन क्या करते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो अगर आप चाहें तो उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे समझ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है रैंडम मॉड्यूल को, और उसके बाद में जो है यहाँ पे एक वेरिएबल बना हुआ है माय नंबर के नेम से। फिर यहाँ पे जो है रैंडम मॉड्यूल के रैंडेंट फंक्शन को लगाया है
और यहाँ पे बोला है 0,3। तो देखिए रैंडम क्या करता है, जो यहाँ पे रेंज दी गई है इसमें से जो है कोई भी वैल्यू जनरेट कर सकता है। ये रैंडमली कोई भी वैल्यू जनरेट करेगा इंटीजर टाइप की। और जब रैंडम लगा हुआ होता है तो मतलब कि ये वैल्यू भी हो सकती है और ये अपर लिमिट भी हो सकती है। मतलब कि जो वैल्यू होंगी वो आपकी जनरेट हो सकती है 0 से लेके 3 तक, जिसमें कि 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका रैंडम लगा हुआ है तो 3 आएगा, और अगर यहाँ पे रेंज होता तो आपका 3 नहीं आता, 2 तक ही वैल्यू आती। लेकिन रैंडम के केस में जो है अपर लिमिट भी इंक्लूड होती है, मतलब जो यहाँ पे दे रखी है वैल्यू वो भी आपकी आ सकती है। तो यहाँ पे जो पॉसिबल वैल्यू जनरेट होंगी वो 0, 1, 2 एंड 3 होंगी। तो इसीलिए जो माई नंबर वाला वेरिएबल है इसके पास में इनमें से कोई सी भी वैल्यू जनरेट होकर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं है कौन सी वैल्यू आएगी। तो हमें जो है यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा कि जो माई नंबर वाला वेरिएबल है इसके पास वैल्यू क्या आ रही है। तो सपोज कि यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो माई नंबर वाला वेरिएबल है, मैं यहाँ पे देखिए लिख देता हूँ माई नंबर, इसकी जो वैल्यू आ रही है मान लीजिए 0 आ रही है, हम 0 मान लेते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में देखिए यहाँ पे कलर के नाम से एक लिस्ट दे रखी है। देन नेक्स्ट लाइन में जो यहाँ पे लूप लगाया है और लूप में बोला है फॉर आई इन रेंज 1, माई नंबर, मतलब कि माई नंबर के पास जो वैल्यू आएगी वहां तक ये लूप चलना है। तो देखिए माई नंबर के पास में हमने एज्यूम करा 0, तो यहाँ पे अगर हम मान लो 0 रखते हैं, मतलब 1 से लेके 0 के केस में, तो ये लूप आपका नहीं चलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो माई नंबर है इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 0 होगी तो ये लूप नहीं चलेगा और आउटपुट हमें देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पे 1 के केस में, तो 1 के केस में भी क्या होगा, देखिए 1,1, तो इस केस में भी लूप नहीं चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे माई नंबर की जो वैल्यू है वो 1 भी नहीं हो सकती। बात करते हैं यहाँ पे 2 वैल्यू की, कि माई नंबर की अगर 2 वैल्यू होगी तो लूप कितनी बार चलेगा, तो ये जो लूप चलेगा वो आपका 1 टाइम चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज बन जाएगी वो बन जाएगी 1,2। तो एक ही बार लूप चलेगा, और जब एक ही बार लूप चलेगा तो आउटपुट में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं, मतलब जो आउटपुट दे रखे हैं, इनको अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक वैल्यू वाला आउटपुट कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो माई नंबर वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू 2 भी नहीं होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे कि माई नंबर वाले वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मान लो 3 आई, मतलब कि यहाँ से जनरेट होकर 3 वैल्यू गई यहाँ पे। तो इस केस में लूप कितनी बार चलेगा, तो इस केस में आपका लूप जो है 2 टाइम चलेगा। और देखिए 2 वैल्यू वाला आउटपुट यहाँ पे ये दे रखा है और ये भी दे रखा है। तो चलिए बात करते हैं कौन सा वाला आउटपुट जो है यहाँ पे सही होगा। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गई है 3, मतलब कि जो लूप चल रहा है वो हमारा 2 टाइम चल रहा है। तो फर्स्ट टाइम में जो आई वाला वेरिएबल है इसके पास वैल्यू जाएगी क्या, 1 वैल्यू जाएगी आई के पास में, क्योंकि यहाँ पे रेंज बन गई है 1,3। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लूप के कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए। किसी बच्चे के अगर लूप के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको जो है ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लूप के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उनको क्लियर कर लीजिए, जिससे कि जो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से समझ सकें और उनके आंसर जो है आप आसानी से लिख सकें। तो यहाँ पे जब लूप आपका फर्स्ट टाइम चलेगा तो आई के पास में वैल्यू चली जाएगी 1, और 1 जाएगी तो यहाँ पे देखिए प्रिंट करा है कलर वाली लिस्ट के आई इंडेक्स को। आई का मतलब हो गया 1, क्योंकि वैल्यू आई है 1। तो 1 इंडेक्स पे देखिए क्या है, व्हाइट है, मतलब कि व्हाइट प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद में स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो जो बी ऑप्शन है देखिए इसमें व्हाइट मिल रहा है और इसमें भी व्हाइट मिल रहा है, लेकिन ये एक ही बार प्रिंट होगा, 2 बार प्रिंट नहीं होगा। ये जो प्रिंट लगाया गया इससे जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा, आउटपुट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पहले वाले लूप चलने पर जाएगा व्हाइट स्टार, और सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो आई के पास चली जाएगी वैल्यू 2, और 2 जाएगी तो 2 का मतलब हो जाएगा सेकंड इंडेक्स, मतलब कि यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा। तो ब्लैक प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद में देखिए स्टार भी प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे बाकी जो ऑप्शंस हैं वो आपके गलत हैं, इनमें से कोई और आउटपुट आपका नहीं बनेगा। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है द मॉडम एट द सेंडर्स कंप्यूटर एंड एक्ट एज अ डैश, मतलब कि जो मॉडम होता है वो सेंटर के एंड पे एज अ क्या एक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे जो है कंप्यूटर है, इस तरीके से मैंने कंप्यूटर बना दिया और दूसरा ये कंप्यूटर बना दिया इस तरीके से, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने मॉडम लगा दिया और इसके बाद में ये मॉडम है। तो ये मान लीजिए सेंडर है जो कि डेटा को यहाँ पे मॉडम को दे रहा है, और ये मॉडम क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है डेटा को। और उसके बाद में ये मान लीजिए कि यहाँ पे जो कंप्यूटर है वो क्या है, रिसीवर है, और इसके एंड पे भी मॉडम लगा हुआ है। तो एक सेंडर के एंड पे मॉडम लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब कि ये दोनों जो क्या है मॉडम ही लगे हुए, एक सेंडर के एंड पे है और एक जो है रिसीवर के एंड पे। तो जो सेंडर के एंड पे मॉडम लगा हुआ है ये जो है किस तरीके से एक्ट करेगा, ये क्या काम करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए मॉडल, बी है मॉड्यूलेटर, सी है डीमॉड्यूलेटर और डी है कन्वर्टर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मॉड्यूलेटर। ये क्या करेगा, सेंटर के एंड पे एज अ मॉड्यूलेटर वर्क करेगा। और अगर यहाँ पे लिखा हुआ था कि रिसीवर के एंड पे ये किस तरीके से वर्क करेगा, तो यहाँ पे हो जाता है डीमॉड्यूलेटर, मतलब कि जो सी ऑप्शन है फिर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है ये सेंटर के एंड की, तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड्यूलेटर। मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मॉड्यूलेटर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो है यहाँ पे कोड दे रखा है
और यहाँ पे जो है एक मिसिंग स्टेटमेंट दे रखा है और आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिसिंग स्टेटमेंट में क्या आएगा अगर जो है इस कोड को हम चलाते हैं और इसका आउटपुट आता है 110। तो इस केस में जो मिसिंग स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पे क्या आएगा। तो चलिए बात करते हैं इसका आंसर की। तो ऑप्शंस इन्होंने दे रखे हैं कि यहाँ पे ग्लोबल ए आएगा, ग्लोबल बी आएगा, या ग्लोबल बी इक्वल 100 आएगा, या फिर जो है ग्लोबल ए इक्वल 100 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आएगा ग्लोबल बी, मतलब कि जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। क्यों आएगा ग्लोबल बी? इसलिए आएगा जब हम यहाँ पे लिख देंगे ग्लोबल बी, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ग्लोबल वी। जब हम ये इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पे, तो जो भी चेंजेस यहाँ पे होंगे वो बाहर भी रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब कि इस बी की वैल्यू भी चेंज होगी। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि बी के अंदर क्या करो, बी प्लस ए करो, और ए की वैल्यू देखिए क्या आ रही है यहाँ पे। देखिए इस फंक्शन के अंदर एक आर्ग्यूमेंट है ए के नाम से, और जब इसको कॉल किया गया फंक्शन को तो यहाँ पे 10 पास किया गया है। तो ये 10 वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ए के पास चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, बी में प्लस हो जाएगा 10, मतलब कि बी की वैल्यू है 100, और तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी 110, मतलब जो बी वाला वेरिएबल है इसके अंदर न्यू वैल्यू हो जाएगी 110। और फिर जो यहाँ पे देखिए बी को प्रिंट करा गया है, तो बी की वैल्यू आएगी आपकी 110 जो कि यहाँ पे दी गई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ग्लोबल बी नहीं लिखते हैं तो उस केस में आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब कि जो भी चेंजेस होंगे इस फंक्शन के अंदर ही रिफ्लेक्ट होंगे, बाहर ये वर्क नहीं करेंगे, इस बी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पे ग्लोबल बी को लिखना जरूरी है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि है ग्लोबल वी। ये ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखा है ये आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन एक्सेप्शन मे बी रेज्ड इवन इफ द प्रोग्राम इज सिंटैक्टिकली करेक्ट। कहने का मतलब यह है कि आपका प्रोग्राम अगर पूरी तरीके से सही है, उसके सारे सिंटैक्स सही हैं, जो प्रोग्रामिंग रूल्स हैं आपने उनको फॉलो करा है और प्रोग्राम को सही से लिखा है, लेकिन फिर भी जो है आपको वहां पे एरर देखने को मिल सकता है। मतलब कि जो एक्सेप्शन वर्ड है वो एरर के लिए ही यूज किया जाता है, तो फिर भी आपको एरर देखने को मिल सकता है। और ये चीज मैंने देखी आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग वाले वीडियोज में पढ़ाई थी, अभी कुछ टाइम पहले ही जो है मैंने उन वीडियोज को अपलोड करा है। तो वहां पे जो है मैंने आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में बताया किस तरीके से एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं और कौन कौन से टाइप के एक्सेप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये चीज मैंने वहां पे आपको बताई थी कि अगर आपका प्रोग्राम सही है, सिंटैक्टिकली भी सही है, आपने सब कुछ सही करा है, लेकिन फिर भी उसमें एक्सेप्शन देखने को मिल सकते हैं, एरर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे यही बात बोली जा रही है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द कीज इन रिलेशनल डेटाबेस। मतलब कि रिलेशनल डेटाबेस में जो कीज होती हैं उनके बारे में जो है यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे फॉल्स है। तो चलिए बात करते हैं। पहले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया है इज एलिजिबल टू बिकम अ प्राइमरी की। मतलब कि जो कैंडिडेट की होती हैं वो एलिजिबल होती हैं प्राइमरी की बनने के लिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जितनी भी कीज होती हैं, चाहे वो कैंडिडेट की हो, प्राइमरी की हो या आपकी फॉरेन की हो, ये सारी कीज जो है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ डेटाबेस वाले चैप्टर में। तो अगर आप लोगों को सारी कीज को डिटेल में समझना है तो आप लोग जो है डेटाबेस वाले चैप्टर की वीडियोज को देख लीजिएगा, आपके जो है कीज के रिगार्डिंग सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ कि जो कैंडिडेट की होती है वो ऐसी की होती है जिसको कि आप प्राइमरी की बना सकते हैं। मतलब कि किसी भी टेबल में ऐसे जितने भी कॉलम होते हैं जिनको कि आप प्राइमरी की सेट कर सकते हैं, तो उन सारे कॉलम को आप बोलते हैं कैंडिडेट की। मुझे लग रहा है आप लोगों को इतनी बात समझ में आगे होगी। बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की। इसमें बोला है अ प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज द टपल्स इन अ रिलेशन। मतलब कि जो प्राइमरी की होती है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कराती है टपल्स को एक रिलेशन में, और रिलेशन का मतलब होता है टेबल और टपल का मतलब होता है रो। मतलब कि जो रो होते हैं किसी भी टेबल के, उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए जो है हम प्राइमरी की को लगाते हैं किसी भी कॉलम पे। तो बी वाला स्टेटमेंट भी जो है यहाँ पे सही है। बात करते हैं सी स्टेटमेंट की। इसे बोला है अ कैंडिडेट की दैट इज नॉट अ प्राइमरी की इज अ फॉरेन की। मतलब कि ऐसी कैंडिडेट की जिसको कि आपने प्राइमरी की नहीं बनाया है तो उसको आप क्या बोलेंगे, फॉरेन की बोलेंगे। तो इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये है। तो ये स्टेटमेंट देखिए आपका फॉल्स हो जाएगा, ये यहाँ पे गलत बात बोल रहा है, फॉरेन की ये नहीं होती है। फॉरेन की अगर हम बात करें तो देखिए अगले वाले स्टेटमेंट में यहाँ पे दे रखा है अ फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज ड्राइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन। मतलब कि फॉरेन की जो है किसी भी टेबल के ऐसे कॉलम को बोला जाता है जिसकी वैल्यू जो आपने किसी और टेबल के कॉलम से ली है और दूसरे टेबल के जिस कॉलम से ली है वो क्या है, वहां पे प्राइमरी की है। तो ऐसे केस में जो एट्रीब्यूट होगा या जो कॉलम होगा उसको आप क्या बोलेंगे, फॉरेन की बोलेंगे, जो कि दूसरी टेबल में आया है। तो इसलिए डी वाला जो ऑप्शन है वो भी करेक्ट है यहाँ पे, सी वाला आपका गलत है। तो इसलिए यहाँ पे जो है सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की। ये फिल द ब्लैंक क्वेश्चन है, इसमें जो आपको यहाँ पे ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इन केस ऑफ डैश स्विचिंग बिफोर कम्युनिकेशन स्टार्ट्स अ डेडिकेटेड पाथ इज आइडेंटिफाइड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। मतलब कि कौन सी ऐसी स्विचिंग होती है जिसमें कि कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने से पहले एक डेडिकेटेड पाथ को जो है आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर जो है कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे
बात हो रही है सर्किट स्विचिंग की। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, पहले एक फिजिकल पाथ आइडेंटिफाई किया जाता है और उस पाथ से जो है आपका सारा डेटा ट्रांसमिट होता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सर्किट स्विचिंग। देखिए दो स्विचिंग टेक्निक होती हैं, पैकेट स्विचिंग होता है और सर्किट स्विचिंग होता है। दोनों ही स्विचिंग टेक्निक को जो है मैंने नेटवर्किंग वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप लोग इन स्विचिंग टेक्निक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उस चैप्टर की वीडियो आप लोग देख सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन चेंजेस द पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर एंड रिटर्न्स इट्स न्यू पोजीशन। मतलब कि यहाँ पे दिए गए फंक्शंस में से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि आपकी फाइल पॉइंटर की पोजीशन को चेंज करता है और न्यू पोजीशन को रिटर्न करता है। तो इसके आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सीक फंक्शन। जो सी ऑप्शन है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने जो है आप लोगों को इस फंक्शन को फाइल हैंडलिंग वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है। देखिए टेल फंक्शन होता है, सीक फंक्शन होता है, इन दोनों फंक्शंस को जो है मैंने फाइल हैंडलिंग वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया है। फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ कि जो सीक फंक्शन होता है क्या करता है, फाइल पॉइंटर की पोजीशन को चेंज करता है, और जो टेल फंक्शन होता है क्या करता है, फाइल पॉइंटर की पोजीशन को बताता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, सीक फंक्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 और जो 18 है वो आपके हैं असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 17 होगा और क्वेश्चन नंबर 18 होगा, दोनों ही क्वेश्चन जो है आपके असर्शन और रीजनिंग वाले होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए होता क्या है, 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, जिसमें कि जो है आपको इस तरीके से ऑप्शन दे रखे होते हैं कि यहाँ पे जो असर्शन दे रखा है और जो रीजनिंग दे रखी है वो दोनों ही ट्रू है, और जो रीजनिंग है वो क्या कर रही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रही है किसकी, असर्शन की। इसके अलावा बी ऑप्शन में दे रखा होता है कि जो असर्शन है और रीजनिंग है दोनों ही ट्रू है, लेकिन जो रीजनिंग है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है किसको, असर्शन को। और सी ऑप्शन में बोला है कि जो असर्शन है वो ट्रू है लेकिन रीजनिंग आपकी फॉल्स है। और डी ऑप्शन में बोला है कि असर्शन आपका फॉल्स है लेकिन रीजनिंग क्या है, ट्रू है। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। यहाँ पे देखिए असर्शन दे रखा है, तो असर्शन में बोला है लिस्ट इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो देखिए यहाँ पे असर्शन ही आपका गलत हो जा रहा है, मतलब कि ये बोल रहा है कि जो लिस्ट होती है वो आपकी इम्यूटेबल होती है। आप लोगों को पता होगा कि जो लिस्ट होती है वो कैसी होती है, म्यूटेबल होती है। तो इसलिए जो असर्शन है वो यहाँ पे गलत है। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में बोला जा रहा है व्हेन एन अटेम्प्ट is made to update the value of an immutable variable, the old variable is destroyed and a new variable is created by the same name in the memory। कहने का मतलब यह है कि अगर आप जो है किसी ऐसे वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि इम्यूटेबल डेटा टाइप की वैल्यू है, तो उस केस में क्या होगा, वहां पे वैल्यू अपडेट नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, उसी नाम से न्यू वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए जो है आपने एक ही नाम से वेरिएबल बनाया और यहाँ पे लिख रखा है आपने कंप्यूटर, फिर आपने एक ही नाम से वेरिएबल बनाया और यहाँ पे आपने लिख दिया पाइथन। तो देखिए ए के अंदर जो वैल्यू है वो कैसी है, स्ट्रिंग टाइप की है, और आप लोगों को पता होगा कि स्ट्रिंग कैसी होती है, इम्यूटेबल होती है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने क्या करा है, ए की वैल्यू डाल दी है पाइथन, मतलब कि इस वैल्यू को हटा के हमने बोला है कि पाइथन चली जाए। तो इस केस में होगा क्या, इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू चेंज नहीं होगी, बल्कि इसकी जगह पे क्या होगा, जो वेरिएबल होगा वो डिलीट हो जाएगा और इसी के नाम से न्यू वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, पाइथन आ जाएगी। तो यही चीज जो है यहाँ पे बोली जा रही है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मतलब कि रीजनिंग यहाँ पे सही है, असर्शन यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जहां पे बोला गया है असर्शन आपका फॉल्स है और रीजनिंग आपकी ट्रू है। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो है यहाँ पे असर्शन दे रखा है पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स, मतलब कि पाइथन के अंदर जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है वो बहुत सारे मॉड्यूल से कंसिस्ट की हुई होती है, मतलब कि उनमें बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मतलब कि असर्शन जो है यहाँ पे ट्रू है। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में बोला है अ फंक्शन इन अ मॉड्यूल इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द कोड एंड अवॉइड्स रिपीटेशन, मतलब कि मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, कोड को सिंप्लीफाई करते हैं और रिपीटेशन को अवॉइड करने में हेल्प करते हैं। तो देखिए रीजनिंग में यहाँ पे सही है और ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, मतलब कि यहाँ पे जो बोला गया है कि लाइब्रेरी जो होती है उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, तो मॉड्यूल के बारे में जो यहाँ पे रीजनिंग दे रखी है, तो इसलिए यहाँ पे जो है ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि बोला है कि असर्शन और रीजनिंग दोनों ही ट्रू है और रीजनिंग जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है किसको, असर्शन को। तो इस तरीके से ए ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ जो हमने सैंपल पेपर के ए सेक्शन को डिस्कस कर लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे सैंपल पेपर के बी सेक्शन को। तो बी सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं यहाँ पे वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाए और आप लोग बोर हो जाएं। तो इस सैंपल पेपर के बी सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।